ये एनसीईआरटी बुक का 8.4 का ही भाग है, इसमें 7 तरंग हमको पढ़ना है, कल हम इसको चालू कर लिए थे। तो यहाँ पर कौन सी किरण है? गामा किरण। कभी कभी इस तरह से भी लिख देते हैं, जो वाई जैसे बना है इसको क्या पढ़ेंगे? गामा। अब हम इसकी बात करें कि गामा किरण की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? बेकुरल ने, है ना। एक साइंटिस्ट थे बेकुरल, उन्होंने इसकी खोज की थी। पर कहाँ से खोज की थी? इसका स्रोत क्या है? कहाँ से ये उत्पन्न होती हैं? तो ये रेडियो एक्टिव नाभिक से उत्पन्न होती हैं। कभी आप सुने होंगे, जैसे यूरेनियम है, रेडियम है ना, ये परमाणु बम में उपयोग किया जाता है। और जब परमाणु बम गिरता है तो इसके ब्लास्ट से उतना खतरा नहीं होता जितना कि इसके रेडिएशन से होता है। कभी आप सुने होंगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध चलता था तो अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए थे, है ना। तो वहाँ पूरा का पूरा शहर तो तबाह हो गया था, महीनों तक वहाँ पर अंधेरे अंधेरा छाया था, है ना। इंसानों के तो हाथ पैर क्या, उंगली उंगली सब चीथड़े हो गए थे। लेकिन 50 किलोमीटर का एरिया तबाह होने के बाद भी जो बच गए उनका जीन ही नष्ट हो गया। जीन वो चीज होती है जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करती है? ले जाती है। इसी की वजह से आम का पौधा आम ही बनता है, बंदर से बंदर ही बनता है, इंसान से इंसान ही बनते, केवल जीन के कारण, है ना। और यदि कोई जीन खराब हो गया शरीर के अंदर, इसका मतलब उसके आने वाली संतान में उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लो आंख का जीन खराब हो जाए, आंख फूटना अलग चीज है और आंख का जीन खराब होना अलग चीज है। यदि आंख का जीन खराब है तो उसकी जो संतान होगी वो बिना आंख की ही रहेगी। ठीक है, मैं दो चीजें एग्जाम्पल लेता हूं, दोनों को समझना। यदि मान के चलो कि कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा था, लकड़ी ठोक रहा था या पत्थर ही ठोक रहा था, एक पत्थर उचका और आंख में लगा, जिसके कारण उसकी आंख अंधी हो गई, माने खराब हो गई, आंख का काम माने प्रकाश को नहीं ले रही है। तो क्या उसकी संतान जो होगी वो बिना आंख की होगी? नहीं, उसमें आंख आएगा, क्योंकि अंग के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीन जो है डीएनए में रहता है। यदि वो डीएनए खराब हो जाए तो आने वाली संतान में वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज भी वहां के लोग अंधे, लंगड़े, लूले ये इस तरह के पैदा होते हैं। किसके कारण? इसी रेडिएशन के कारण। यही गामा किरणें हैं। जब गामा किरणें हमारे शरीर में घुसती हैं तो हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जीन है, उसको खराब कर देती हैं। जो जीन खराब होगा वो अंग अगली पीढ़ी में नहीं जा पाएगा। जैसे मान लो पैर का जीन खराब हो गया, इसका मतलब अगली पीढ़ी में जो उसकी संतान होगी उसमें पैर में डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव नाभिक से उत्पन्न होते हैं, जो भारी भारी तत्व होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक लेड के बाद 82 से ज्यादा होता है ना। ये सबसे स्थायी तत्व है, ये रेडिएशन नहीं निकालता। इसके बाद 82 के बाद तो 108, 110, 118 तक तत्व हो गए हैं, बना लिए हैं। तो वो सारे तत्व क्या करते हैं? रेडिएशन निकालते हैं। यदि उनके संपर्क में आए, आपके शरीर में पड़ गए, हमारे शरीर में जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी में, हर में जीन पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी संरचना को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें बात करते हैं कि हम पता कैसे लगाएं कि ये रेडिएशन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपको सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती है। आपको आवाज सुनने के लिए उजाले की जरूरत नहीं है, अंधेरे में भी बोलूंगा तो आपको सुनाई देगी। तो आप मेरे आवाज का संसूचन किससे करते हैं? बात नहीं करेंगे, आप दोनों गप लगा लेते हैं। यदि आप जो है संसूचन करते हैं, संसूचन का माने पता लगाते हैं, तो आपके पास क्या है? कान है। कान का पर्दा, जब अंदर मैं आवाज डालता हूं तो यह आवाज कान के अंदर पर्दे को ऐसे धक्का मारती, वाइब्रेशन पैदा करती है। तो उसके अंदर एक दो हड्डियां होती हैं, स्टेप्स वगैरह होती हैं, है ना, इंकस और स्टेप्स, वो आपस में ऐसे ऐसे करके घंटी बजाती हैं, वाइब्रेशन को फिर हमारा माइंड क्या होता है? पढ़ता है। तो इस तरह से ये संसूचन का काम है। संसूचन का माने पता लगाने का। आवाज है तो कभी कभी सुनते हो ना, यार इस कमरे में कोई घुसा है, चुप चुप कोई बता रहा है, तो कान लगा के ऐसे सुनते हो, माने ये आपकी कौन सी मशीन है? संसूचन वाली मशीन है, डिटेक्शन करती है। अब इसको कैसे डिटेक्शन करेंगे? तो इसको डिटेक्शन करने का एक तरीका होता है, एक ग्रीगार ट्यूब होती है, इस तरह की नलिका होती है, यदि उसमें डालते हैं तो वो चमक उठती है। यदि वो पड़ी तो क्या हो जाएगी? चमक उठेगी। तो हम उससे क्या करेंगे? पता लगा लेंगे कि ये इसमें रेडिएशन निकल रहे हैं।
ठीक है। जैसे सिंपल सा रिमोट है, यदि आप रिमोट ऐसे दबाते हो तो वहां से यहां तक, मान लो वहां कोई बैठा है, इसको दबा तो बीच में दिखता है कि कैसे आया, नहीं दिखता है। लेकिन यहां पर कोई बल्ब जलता है, वो बल्ब जो है ब्लिंक करता है, कभी बुझेगा जलेगा, मानिए ये रिमोट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बल्ब जल बुझ रहा है वो उसका क्या कर रहा है, संसूचन कर रहा है, पता लगा रहा है। बीच में तो हमको दिखाई नहीं देता, बहुत सारी रेडिएशन हमको दिखाई नहीं देते, गामा किरण भी हमको दिखाई नहीं देती। ये साइलेंट किलर है, आपको चुपचाप मार देगी, आपको पता ना चलेगा। ठीक है, तो ग्रीगार ट्यूब इस तरह की होती है। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं और इसको फोटोग्राफिक फिल्म भी बोलते हैं। इन दोनों को समझोगे, फोटोग्राफिक फिल्म क्या है। तो केमिस्ट्री में जो है फोटोग्राफिक फिल्म करने का एक इक्वेशन पढ़े होंगे आप लोग, जिससे सिल्वर ब्रोमाइड से हम क्या करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म का मतलब ये है कि एक सिंपल सा हम प्लास्टिक लेंगे, है ना, उस प्लास्टिक में हम सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन डालते हैं। सिल्वर माने चांदी, और चांदी कैसी होती है, लगभग सफेद होती है, उसकी एक परत जम जाती है, तो इस तरह से गोरा पन्ना तैयार हो जाता है इस तरह से। तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म। जिससे आप एक्सरे कराने जाते हो तो एक्सरे को तो सफेद ना देखे होगे, है ना। जब मशीन में काम करोगे तो जो कंपनी देती है, जब एक्सरे आता है तो वास्तव में कैसा होता है, सफेद होता है, वही फोटोग्राफिक फिल्म होता है। फिर जब आप एक्सरे करा के लाते हो तो काला हो जाता है। क्यों काला होता है, जब हम एक्सरे पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। जो एक्सरे की फिल्म होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म। तो एक उसमें प्लास्टिक है, उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की क्या है, परत है, वो वास्तव में क्या होता है, व्हाइट होता है। यदि इसमें ये रेडिएशन पड़ा, गामा किरण, तो उसको पूरा काला कर देगा, प्योर काला, जैसे अफ्रीकन जैसे बाल जैसे बिल्कुल काला कर दे। तो समझ जाना है कि जो इसमें किरण पड़ी है वो कौन सी है, गामा किरण। ठीक है, इससे भी रेडिएशन निकलता, मैं इसको दबाऊं फिर देखूं कि इसमें कोई काला नीला नहीं हुआ, मतलब इससे निकलने वाला जो रेडिएशन है वो गामा किरण नहीं है। गामा किरण का पता लगाने के हम किसका उपयोग करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म का। तो फिल्म का मतलब एक पन्ना समझो, जिसको किससे बना होता है, सिल्वर ब्रोमाइड से बना होता है। रंग उसका कैसा होता है, सफेद होता है। यदि आप इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, काला। इस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आयनीकरण प्रकोष्ठ होता है। आयनीकरण प्रकोष्ठ का मतलब ये है कि मान लो हम एक तरह का एक बॉक्स बनाए हैं, इस तरह से डब्बा बनाए हैं, और इसके अंदर हम भर दिए हैं हवा, और यहां से हम एक टार्च से, टार्च का मतलब जिससे रेडिएशन निकलता हो, गामा किरण इसके अंदर डालेंगे तो हवा ऑटोमेटिक चटचटाने लगेगी, चिंगारी जैसे निकालने लगेगी। तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है गामा किरण है। कभी आप देखो, जो लगभग लाखों वोल्टेज की लाइन जो जाती है ऊपर, टावर वाली लाइन, टावर का मतलब बिजली वाली लाइन जो जाती है लाखों वोल्टेज की, यदि उसके सामने आप खड़े होंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, चिट 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 चिट। आवाज़ इसलिए सुनाई देती है, जो आसपास की हवा है वो आयनित हो जाती है और आपस में टकराती है, आयन स्पार्क करते हैं। जैसे मान लो एक बैटरी है, बैटरी का प्लस लो माइनस लो, आपस में टच करोगे तो क्या होता है, स्पार्क निकलता है। इसी तरह से यदि हम एक प्रकोष्ठ लिख लिए, प्रकोष्ठ का मतलब छोटा सा कमरा होता है, छोटा सा डिब्बा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकोष्ठ। उस प्रकोष्ठ में हवा भरी है और यदि आप उसमें गामा किरण डालते हो तो उसमें चिंगारी जैसे निकलने लगेगी, तो आप जान जाना कि यहाँ पर जो किरण पड़ रही है वो क्या है, गामा किरण। तो ये गामा किरण की पहचान है। तो एक क्या किससे करेंगे हम, ग्रीगार ट्यूब से पता कर लगा लेंगे कि गामा किरण है कि नहीं है। दूसरा हम फोटोग्राफिक प्लेट से पता लगा लेंगे कि गामा किरण है कि नहीं है। और तीसरा हम आयनीकरण प्रकोष्ठ से पता लगा लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया तीनों चीज। हाँ, अब क्या लास्ट वाला, ये ग्रीगार ट्यूब, ये इसी तरह के ट्यूब होता है, कुछ नहीं, जैसे कांच की ट्यूब बनाते हैं उसी तरह से ग्रीगार ट्यूब होती है। यदि इसमें डालोगे तो चमक उठती है, बस ऐसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखते हैं, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 10 की घात -10 मीटर से लेकर के 10 की घात -14 मीटर होती है। मतलब किसी भी तरंग को हमको जानना है तो उसकी तरंग दैर्ध्य से जानना है। उसकी जैसे आपको यदि जानना है तो हम नाम लेते हैं, इसी तरह से यहाँ गामा किरण को यदि जानना है तो उसका गुण क्या है, तरंग दैर्ध्य। यदि मैं पूछूं कि गामा किरण किसे कहेंगे, तो ये सारा कुछ छोड़ करके आप ये बताओगे कि वो विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात -14 मीटर तक होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, गामा किरण। इसी तरह से कोई भी जो सातों तरंगों में आपसे वो पूछे कि इसकी परिभाषा क्या है, तो उसकी क्या बता दो, तरंग दैर्ध्य पूछ दो। ठीक है,
अब देखते हैं इसका उपयोग समझते हैं। उपयोग के पहले मैं थोड़ा सा पहले गुण बता दूं, इसके बाद लास्ट में उपयोग देखते हैं। इसकी आवृत्ति कैसी होती है? उच्च, और ऊर्जा भी उच्च होती है, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है। ठीक है, अब यहां पर इसके अलावा ये जो है प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्त का मतलब ये होता है कि जिससे टकराएगी उसको जलाने का काम कर सकती है। ये वो चमक उठता है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रतिदीप्त होना। जैसे मान के चलो ये दीवाल है, दीवाल आपको साफ सुथरी दिख रही है, मान लो इससे गामा किरण निकल रही है, और गामा किरण जब वहां टकराएगी तो वो वाला भाग वहां पर क्या उठेगा? चमक उठेगा, बीच में कुछ नहीं चमकेगा। टार्च और उसमें फर्क है, टार्च यहीं से प्रकाश निकालती है, दीवाल में पड़ेगी तो दीवाल भी चमकेगी, लेकिन यदि गामा किरण पड़ेगी तो बीच में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जब वो दीवाल में पड़ेगी तो उसको क्या करेगी? चमकाएगी। तो उसमें कौन सा गुण होता है? प्रतिदीप्त का होता है। ठीक है, साथ में स्फुरदीप्त का होता है। स्फुरदीप्त का मतलब यह है कि यदि आपने इसको किसी चीज में डाला और फिर वहां से हटा लिया, तब भी वो कुछ दिनों तक अपने आप ही चमकता रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्फुरदीप्त है। जैसे मान लो टार्च का प्रकाश है, जब तक आप टार्च जलाए हो तब तक वहां पर प्रकाश दिखेगा, बंद कर दोगे तो प्रकाश दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अब मान लो गामा किरण आप डाल रहे हो तो वहां चमकेगा भी, और गामा किरण हटा लो तो इसके बाद भी चमकता रहेगा। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? स्फुरदीप्त बोलते हैं। स्फुरदीप्त आपको बताएंगे, फ्लोरोसेंस कहलाता है ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अब देखो इसका जो उपयोग है उसको समझते हैं। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं बढ़ाता हूं क्योंकि आपके जानने की चीज है, समझने की चीज है। इसको समझते हैं कि कैंसर का इलाज, कैंसर होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, है ना। तो सिंपल सी एक लाइन कहूं तो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, माने जो कोशिकाएं हैं अवांछित रूप से बढ़ें। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं रोज बनती हैं और रोज नष्ट होती हैं, पर ऐसा मजाल है कि एक हाथ लंबा हो जाए, एक हाथ छोटा हो जाए, आंख बड़ी हो जाए, ओठ ये हो जाए, हमारी जीभ मोटी हो जाए, सब बराबर, कहाँ कितना बांटना है सबका बैलेंस बना के ही रहता है, कहाँ सब सेट रहता है। ठीक है, कोशिकाएं तो बन रही हैं लेकिन अचानक नहीं बन रही हैं, बराबर एक लिमिटेशन में उनका कंट्रोल है हमारे शरीर में कि बन रही हैं, कहाँ कहाँ भेजना है, कहाँ कहाँ जाना है, ये शरीर की रचना है। अब मान लो कोशिका ऐसे होने लगे कि जैसे जीभ है तो जीभ में ही कोशिका जुड़ती जाए तो जीभ क्या हो जाएगी? मोटी। गाल में ही बढ़ रहा है तो गाल भी अचानक से क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। हाथ ही कहीं पर घाव हो गया, घाव बढ़ रहा है, मतलब वहां पर क्या हो गया? कैंसर। आपका ब्लड है, कभी आरबीसी बढ़ता है, कभी डब्ल्यूबीसी अचानक से खूब बढ़ने लगे, माने आपको ब्लड का क्या हो गया? कैंसर हो गया। तो कोई भी चीज हमारे शरीर में, कोई भी कोशिका अचानक से जब बढ़ने लगती है एक ही जगह पर, तब हम उसको क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। कैंसर क्लियर हो गया? कैंसर क्या है? किसी भी कोशिका का अवांछनीय या अचानक रूप से क्या हो जाना, बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। और बहुत सारे कैंसर